नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अमन प्रेस जीके जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी जीडी का पीवाईक्यू चल रहा है। उसके अंतर्गत यह आपका 26वां वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे 20 जीके के प्रश्न तथा उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वह है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो सबसे कम वो भी आपका जनगणना 2011 के अनुसार, तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 2011 के जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। बात करेंगे कि वहाँ का जनसंख्या घनत्व आखिरकार कितना है, तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व आपका 17 है। 17 कहने का मतलब है कि 17 व्यक्ति आपका 1 वर्ग प्रति किलोमीटर वर्ग में रहते हैं। इसके अलावा भारत की बात करते हैं तो भारत का जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम नहीं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का है 1028, बिहार का सबसे ज़्यादा है, आपको लोग याद रखिएगा, बिहार का जनसंख्या घनत्व आपका है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो 2001 से 2011 तक की भारत की जनसंख्या जो वृद्धि है आपका 17.54% है। वीडियो में आगे फ्रेंड्स पहले आपको बता दें कि अगर आप एसएससी जीडी का पीवाईक्यू जो 2023 में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 10 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक के टोटल 76 शिफ्टों में, उसका अगर आप कंबाइंड पीडीएफ लेना चाहते हैं जिसमें आपको जीके जिस के सेक्शन से प्रश्न रहेंगे, साथ में उसके ऑप्शन रहेंगे और इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी रहेगा, जिसका डेमो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाय करने के लिए आपको दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा। शुल्क मात्र 25 रुपये रखा गया है, जो कि आप आसानी से इसको परचेस कर पाते हैं। जिन लोगों को भी आवश्यकता है कि हमको कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो लोग संपर्क कर लीजिएगा, इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा इसी प्रकार से अगर आप एसएससी एमटीएस के लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, जो कि आपका 27 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ था 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के बीच में, उसका भी डेमो आपको यहाँ पर दिख सकता है। इसका भी जो प्रश्न है आपका आंसर की से अपडेटेड किया गया है, जीके जीएस के प्रश्न रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसका भी शुल्क मात्र 25 रुपये रखा गया है, जिसको बाय करने के लिए आपको दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर से किसी एक पर संपर्क करना होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो है वह है कि 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यह किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? तो 26 नवंबर 1949 को जिस दस्तावेज पर आपका हस्ताक्षर हुआ था उसके वो आपका दस्तावेज था भारतीय संविधान का। तो इसका राइट आंसर आपका भारतीय संविधान हो जाएगा। भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है, जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों, कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। इसके अलावा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसे अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम की बात करेंगे तो वेम्पति चिन्ना सत्यम ने कुचिपुड़ी नृत्य शैली में अपनी योगदान बनाई है। तो इसका राइट आंसर कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो यह आपका आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी। इसके अलावा 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की भी शुरुआत इन्होंने किया था। इसके अलावा उन्होंने भारत के कई राज्यों के द्वारा सम्मानित भी किया गया, जैसे तमिलनाडु सरकार के द्वारा कलेमणि और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास पुरस्कार। इसके अलावा उन्हें आंध्र विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्हें भारत सरकार के द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत क्या कहलाती है? तो घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की जो एक इकाई है वह कहलाती है मौद्रिक विनिमय दर। मुद्रा विनिमय दर का अभिप्राय की बात करेंगे या मौद्रिक विनिमय दर का अभिप्राय की बात करेंगे तो घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत होता है। उदाहरण के लिए यदि हमें $1 प्राप्त करने के लिए
50 रुपये देने पड़ते हैं तो विनिमय दर आपका 50 रुपये प्रति डॉलर होगा। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स वो है कि किसने जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ जून 2022 में आपके लिए थे एकनाथ शिंदे, जिनका पूरा नाम एकनाथ सामाजी शिंदे है। ठीक है, वर्तमान में भी महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो आपके एकनाथ शिंदे जी हैं। इससे पहले आपके उद्धव ठाकरे हुआ करते थे, लेकिन आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में आपका पार्टी फूट हुआ था, उसके कारण एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ है जो कि लिए हैं। देवेंद्र फडणवीस की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं, इसको भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात करेंगे तो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। याद रखिएगा, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का स्थान लिया है, जिन्होंने 29 जून 2022 को पद से इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो राज्यपाल तो हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, जिलों की संख्या 36 है, लोकसभा सीटें 48 है, राज्यसभा सीटें 19 है। इसका स्थापना हुआ था 1 मई 1960 को। नेक्स्ट है कि जब भारतीय भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू ने 2021 में उस समय इतिहास रच दिया जब वो रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। तो मीराबाई चानू ने 2021 में जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें आपका रजत पदक है जो कि जीती थी, और आपका इतिहास है जो कि रच दिया था। तो इसका राइट आंसर टोक्यो ओलंपिक हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि खेला गया है 2021 में महिलाओं की 49 kg भारोत्तोलन प्रतियोगिता में उन्होंने ये रजत पदक है जो कि जीता है। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करेंगे तो भारत का जो प्रदर्शन था आपका काफ़ी सराहनीय था। भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 पदक आपका स्वर्ण था, 2 रजत था और 4 पदक आपका कांस्य था। उसमें से पहला पदक मीराबाई चानू ने लाया था 49 kg भारोत्तोलन में। इसके अलावा सुश्री लवलीना बोरगोहेन ने जीता था वेल्टरवेट बॉक्सिंग में कांस्य पदक। हॉकी पुरुष की टीम ने भी जीता है कांस्य पदक। इसके अलावा नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण पदक है जो कि जीता है। पीवी सिंधु की बात करेंगे तो महिला एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। रवि दहिया की बात करेंगे तो 57 kg पुरुष कुश्ती में रजत पदक है जो कि जीता है। बजरंग पुनिया की बात करेंगे तो 65 किलोग्राम पुरुष कुश्ती में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की प्राप्तियां जो देता सृजित करती है या वित्तीय संपत्ति को कम करती है वो क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां, यानी कि सरकार की ऐसी सभी प्राप्तियां जिनसे देता पैदा हो या वित्तीय संपत्ति कम हो पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है। तो इसका बात करेंगे वसंत उत्सव गोवा में, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिग्मो इसका राइट आंसर है। सिग्मो की बात करेंगे तो भारतीय राज्य गोवा में मनाया जाने वाला एक बसंत उत्सव है। यह हिंदू समुदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह कोंकणी प्रवासी द्वारा भी मनाया जाता है और होली का भारतीय त्यौहार इसका हिस्सा है। इसके अलावा गोवा के विभिन्न ग्रामीण हिस्सों में सिग्मो उत्सव भी 1 पखवाड़े से अधिक समय तक चलता है। विभिन्न क्षेत्रों में समारोह के अलग अलग दिन निर्धारित किए जाते हैं। ये त्यौहार हर साल मार्च के आसपास मनाया जाता है। और हिंदू कैलेंडर की बात करेंगे तो हिंदू चंद्र कैलेंडर से जुड़ा हुआ है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार इसकी तिथि बदलती रहती है। नेक्स्ट आपका है कि मई और जून के महीने में देश में उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क आसानी हवा को क्या कहा जाता है। तो इसे लू कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लू। ठीक है, उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। इस तरह की हवाएं हैं जो कि गर्मियों के दिनों में चलती हैं, आमतौर पर मई और जून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से सबसे उपयुक्त जो आपका आंसर था वो था कि जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है कि कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है। तो कबड्डी खेल की बात करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा कि किनारे पर चिन्हित पर एक लॉबी की चौड़ाई लॉबी होता है, तो उसका चौड़ाई पूछा गया है, तो उसका चौड़ाई होता है 1 मीटर। तो राइट आंसर होगा कबड्डी के कोर्ट के बाएं और दाएं तरफ 1 मीटर चौड़ी लॉबी होती है। लॉबी क्या होता है, तो लॉबी देखिए कोर्ट के दोनों तरफ ये पीले क्षेत्र सक्रिय हो जाते हैं और एक रेडर और डिफेंडर के बीच एक स्पर्श के बाद ही खेल क्षेत्र का हिस्सा है जो कि बन जाते हैं। ठीक है,
इसके अलावा कबड्डी कोर्ट का जो आकार होता है पुरुषों के लिए आपका 13x10 मीटर, महिलाओं के लिए 11x8 मीटर होता है। जिन लोगों को समझ नहीं आया, आप लोग कबड्डी का जो गेम हो रहा है, ठीक है, प्रो कबड्डी लीग, उसको एक बार आप लोग देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये जो चिन्हित लॉबी होता है आखिरकार होता क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ है। सबसे लंबा संविधान जो है अपने देश भारत का ही है, तो इसका राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे भारत के संविधान का, तो किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संप्रभु करने का अर्थ है किसी और का प्रभु नहीं होना, यानी कि अपने आप में स्वतंत्र होना और अपना निर्णय खुद लेना, उसी को हम लोग संप्रभु देश कहते हैं। इसमें आपका 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 476 अनुच्छेद है। हालांकि मूल रूप से अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है। इसके अलावा संविधान जो है मूल रूप में अंग्रेजी में लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण राजेदा ने भारतीय संविधान को हाथों से लिखा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलिगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और महत्तम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी विलिगित परमाणु के नाभिक के केंद्र से उनके महत्तम कोश के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं परमाणुीय त्रिज्या या परमाणु का आकार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता की जब हम लोग बात करते हैं तो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं आपके भरत मुनि जी। तो ऑप्शन में आपका भरत दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भरत मुनि को हम लोग नाट्य शास्त्र का रचयिता है जो कि मानते हैं। नाटकों के संबंध में जो शास्त्रीय जानकारी मिलती है उसे ही हम लोग नाट्य शास्त्र कहते हैं। इसकी जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसके रचयिता है भरत मुनि। इसके अलावा भरत मुनि का जो जीवन काल है 400 BC से 100 ईस्वी के मध्य किसी समय माना जाता है। भरत मुनि ने माना कि इसके प्रवर्तक स्वयं प्रजापति हैं, जिन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य किया है, सामवेद से गीत किया है और यजुर्वेद से अभिनय किया है। इसके अलावा अर्थोग्रीस से रस का परिग्रह कर सार्वभौमिक पंचम वेद का प्रादुर्भाव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर CWAP तैयार किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर सिटी वाटर एक्शन प्लान इसका राइट आंसर है। शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर सिटी वाटर एक्शन प्लान है जो कि तैयार है, जो कि किया जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में गोपालगंज बिहार से विधानसभा के सदस्य बने हैं? तो इसका राइट आंसर आपका कुसुम देवी हो जाएगा। कुसुम देवी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से सबसे जो उपयुक्त जो आंसर था आपका तिल था। तिल का जो फसल है आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि यह उत्तर में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में यह रबी की फसल की श्रेणी में आता है। यह तिल वर्ग में एक पुष्प पौधा है और भारत में यह संख्या सबसे कम है। इसके अलावा तिल की एक अन्य प्रजाति एस इंडिकम है। तिल को बेन्ने के नाम से भी जाना जाता है और सरसों का पौधा कुल बेसिकेसी में ब्रेसिका और सेनापति वर्ग में एक पादप प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 166 हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 166 एक राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। इसके अलावा संविधान का जो भाग 6 है आपका राज्य की सरकारों से संबंधित है और संविधान का भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 अनुच्छेद है जो कि राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। पहला जो दिया गया है धान्य और अनाज, तो आपको बताना है कि जो धान और अनाज है वो किस प्रकार कौन सा है, क्या है। ठीक है, तो इसमें जो चावल दिया गया है आपका
चावल को हम लोग धान्य और अनाज के श्रेणी में रखते हैं, उसी प्रकार आपको बताना है कि दूध और मांस है जो कि क्या है। तो दूध और मांस की बात करेंगे तो दूध और मांस में दोस्तों हम लोग किससे प्राप्त होता है मांस, तो ये दोस्तों आपका मछली से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। वसा और शकरा की बात करेंगे तो ये आपका घी है। और दाल और फलिया की दालें और फलिया की बात करेंगे तो ये आपका मसूर की दाल है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है कि चरक को डैश के रूप में जाना जाता है। चरक की बात करेंगे तो चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आयुर्वेद हो जाएगा। 300 ईसा पूर्व में जन्मे आचार्य चरक आयुर्वेद की प्राचीन कला और विज्ञान प्राचीन भारत में विकसित चिकित्सा प्रणाली और जीवन शैली के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक थे। आचार्य चरक को चिकित्सा के जनक के रूप में ताज पहनाया गया। उनकी प्रसिद्ध कृति चरक संहिता को आयुर्वेद का विश्वकोश भी माना जाता है फ्रेंड्स। तो ये आपका 20 क्वेश्चन है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। जय हिंद।